साजिद अकरम एक 50 वर्षीय बाप और उसका बेटा नावेद अकरम एक 24 वर्षीय युवा लड़का जो कि ऑस्ट्रेलिया में दोनों रहते हैं। अब साजिद अकरम जो थे वो पाकिस्तान के रहने वाले थे और नावेद अकरम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था। साजिद बुरा व्यक्ति नहीं था, पर धीरे धीरे उसका विचारधारा जो है वो बदलने लग गया था और वो पहले तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें किया करता था, लेकिन बाद में चलकर वो एक्सट्रीमिस्ट वाली बातें करने लगा था। वो ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट से काफी ज्यादा प्रभावित हो गया था। उसके विचारधाराओं को अपनाने लगा था और सिर्फ खुद ही नहीं अपना रहा था बल्कि अपने बेटे को भी अपनाने को मजबूर कर रहा था। और जब उसका बेटा यानी नावेद जब अपने पिताजी से ऐसी ऐसी बातें सुनता था तो वो भी धीरे धीरे वही सब सीखने लग गया था। नावेद एक सामान्य लड़का था, वो बिल्कुल किसी आम लड़के के ही तरह था। स्कूल जाता था, घर आता था और इसी तरह से उसका जो है टीन्स का एज उसका पार हुआ। लेकिन फिर बाद में वो अपने बाप के तरह बनने चाहने लगा। जब उसके बाप कट्टरपंथी बने तब वो भी सोचने लगा कि हाँ, मैं भी अपने पिताजी के ही जैसा बनूंगा। एक दिन क्या होता है कि साजिद यानी बाप अपने बेटे नाविद से कहते हैं कि बेटा, हमारा जो धर्म है ना, इस्लाम धर्म, ये खतरे में है। तो भाई किससे खतरे में है? यहाँ पे रहने वाले यहूदियों से खतरे में है और हमें यहूदियों को मारना है। कुछ इस प्रकार से उसे बतलाते हैं। साजिद का दिमाग कहाँ पे था आप लोगों को बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में जो मुस्लिम्स का पॉपुलेशन है वो 8 लाख के अबव था और वहाँ पे जो यहूदियों का पॉपुलेशन है वो 99,000 के लगभग में था। और वो अपने बेटे नाविद को ये बतलाते थे कि इस्लाम को खतरा है उन ज्यूज से, जबकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ज्यूज से कोई खतरा हुआ हो या किसी ज्यूज ने किसी इस्लाम के फॉलो करने वाले किसी फॉलोअर पे हमला किया हो। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। अरे भाई, तुमने उसे बताया कि तुम्हें खतरा है, जबकि तुम ही उनके ऊपर खतरा बन गए। तुम खुद उन ज्यूज के ऊपर खतरा बन गए। अब ये दोनों बाप बेटा यानी कि साजिद और नाविद दोनों जन मिलकर डिसाइड करते हैं कि जब इनका इस्लाम धर्म जो है वो खतरे में है तो जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा इन ज्यूज। और फिर ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि जिस दिन ज्यूज का फेस्टिवल रहेगा उस दिन वो लोग मिलके ज्यूज के ऊपर में हमला कर देंगे। तो ये लोग मिलके देखते हैं कि दिसंबर 14 तारीख को ज्यूज का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जिसे हानुका फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो इस फेस्टिवल के दिन में बोंडाई बीच में हजारों ज्यूज आएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, वो भी बिना किसी धार्मिक कट्टरपंथी के। अब जिन्हें नहीं पता है कि हानुका फेस्टिवल क्या होता है तो मैं उन लोगों को बता देना चाहूंगा कि लगभग 167 BCE में यानी कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे 167 इयर्स पहले की बात है, एक ग्रीक किंग हुआ करता था। उसका नाम था एंटियोकस IV, जो यहूदियों को उनका रिलीजियन मानने नहीं देना चाहता था। वो यहूदियों के ऊपर में काफी अत्याचार करता था और वो चाहता था कि ग्रीक गॉड को माना जाए, ना कि उनके खुद के भगवान को। तो एंटियोकस IV जो है वो क्या करते हैं कि यहूदियों की जो सबसे पवित्र जगह है यरूशलेम, वहां चले जाते हैं और वहां पे जो यहूदियों का टेम्पल है उसे जाकर अपवित्र कर देते हैं। यहूदी लोग वहां पे जो कोई भी रिचुअल करते थे उसे बैन कर देते हैं और वहां पे जाकर ग्रीक गॉड का स्टैचू लगा देते हैं ताकि लोग अपने गॉड की पूजा ना कर पाए बल्कि ग्रीक गॉड की पूजा करें। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो यहूदी लोग थे वो लोग हार नहीं मानते हैं और यहूदियों में एक ग्रुप था, उनका नाम था मक्काबीज। तो मक्काबीज जो ग्रुप था इसमें काफी सारे लड़ाकू लोग थे। वो सभी एक दिन निकलते हैं और ग्रीक की आर्मी से भिड़ जाते हैं। ग्रीक की आर्मी और मक्काबीज ग्रुप में काफी भयंकर युद्ध चलती है, लेकिन फाइनली जीत जो है वो मक्काबीज की होती है। फिर मक्काबीज के जो लोग हैं वो यरूशलेम के मंदिर में अपना फिर से धर्म को स्थापित करते हैं और वहां पे देखते हैं कि एक जगह एक तेल रखा हुआ है, कैस्टर ऑयल रखा हुआ है। तो वो जो कैस्टर ऑयल रहता है वो मात्र इतना ही रहता है कि उससे एक ही दिन दिया जल सकता है, बट जब वो दिया जलाते हैं तो वो दिया पूरे 8 दिन तक जलता है। तो ये जो चमत्कार हुआ था, यही चमत्कार वो लोग उस दिन से लेकर आज तक इसी चमत्कार होने की खुशी में ये फेस्टिवल मनाते हैं जिसका नाम है हानुका फेस्टिवल। और ये हानुका फेस्टिवल पूरे 8 दिन तक मनाया जाता है और हर रात ये लोग एक दीप को प्रज्वलित करते हैं। तो ये सब जो बातें हैं ये साजिद और नाविद को बहुत अच्छी तरीके से पता थी। तो इसी के लिए वो लोग क्या करते हैं कि अपने गाड़ी में आर्म्स पूरा असला बारूद भर लेते हैं
और भरने के बाद फिर जाके निकल जाते हैं बोंडाई बीच की तरफ, क्योंकि जान रहे हैं कि बोंडाई बीच में बहुत सारे लोग आएंगे और वहां पे खुलेआम फायरिंग हो जाएगा। अब वो दोनों बाप बेटे अपनी अपनी बंदूक उठाते हैं और सीधा निकल पड़ते हैं लोगों पे शूट करने के लिए और भीड़ में बिल्कुल फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों 15 से 16 लोगों की मौत हो जाती है और 40 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर इन लोगों के पास में इतना सारा असला बारूद आया कैसे। तो आप लोगों को बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में गन रखने का कल्चर शुरू से चलता आ रहा है। हालांकि वहाँ पे नियम कानून काफी ज्यादा सख्त हैं, लेकिन ये पाया गया है कि उन दोनों में से किसी एक जन के पास में जो बंदूक था वो एक गन लाइसेंसधारी था, लेकिन बाद बाकी जो है वो उनके पास में किसी ब्लैक मार्केट से लिया गया था, ऐसा माना जा रहा है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नियम कानून है, लेकिन वो सारे नियम बहुत ज्यादा हार्ड है अगर यदि आप आर्म्स लाइसेंस चाहते हैं तो। और इन लोगों का ऐसा मानना है कि आर्म लाइसेंस देने के बावजूद भी उनके ऊपर, लोगों के ऊपर नजर रखा जाता है कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। बट इंटेलिजेंस जो है वो इतना भी काबिल नहीं थे कि आखिर इन दोनों बाप बेटे के साजिश को पकड़ पाए। और ये हमला होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या कहते हैं, इसे टेरर अटैक नहीं बल्कि एंटी सेमिटिज्म अटैक बोलते हैं। ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने एंटी सेमिटिज्म अटैक बोला, क्योंकि इसका मतलब हो गया स्पेशली ये जो लड़ाई थी उन्होंने चालू की थी यहूदियों के खिलाफ, यानी यहूदियों के खिलाफ नफरत वाली आग जो है वो फैलाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये एंटी सेमिटिज्म कहना बिल्कुल सही है, और लोग जितनी जल्दी समझ जाएं कि आखिर ज़ॉम्बीज़ कौन है इस अर्थ के अंदर, उतनी जल्दी हम सभी के लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। बस आगे जाने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दीजिए।